हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सारी क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नर को डिस्कस किया था, जो कि हमने डिस्कस किया था पूरा हमारा ब्रॉड जो है लेक्चर को कैसे कंडक्ट करेंगे। मैंने उसमें अपने उस लेक्चर में सारा आपको बता दिया था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो अगेन यूनियन एग्जीक्यूटिव पर रहेगा, बट यूनियन एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ मुझे ये लगेगा कि यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली करा सकता हूँ तो वहाँ मैं आपको कंपैरेटिवली कराऊंगा। जैसे अभी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आपको सेंट्रल और स्टेट लिखा हुआ है, सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए पार्ट 5 और पार्ट 6 यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। रीजन बिंग, जो पार्ट 5 में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे वही हमने प्रोविजन सेम गवर्नर के बारे में पढ़ा है, बस आर्टिकल का नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। जहाँ डिफरेंस हमने आपको बता दिया लेक्चर के अंदर, सेम उसी तरीके से मैंने पीएम और सीएम को साथ लेके गया। रीजन बिंग, जो पीएम का काम है वही स्टेट लेवल पे सीएम करता है, बस थोड़ा सा आर्टिकल का डिफरेंस है या कुछ पावर्स का डिफरेंस होगा, वो मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया है। उसके बाद गवर्नर अलग से कराया मैंने, प्रेसिडेंट अलग से कराया। रीजन बिंग वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, एक ही लेक्चर जो है वो फिर 4 एंड 5 आवर्स का वो एक लेक्चर हो जाता है, तो पॉसिबल ही नहीं होता कि एक सिटिंग में जो बच्चा उसको बैठ के देख सके, इसलिए मैंने उसको अलग अलग करवाया। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पता है स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। क्लियर? हालांकि अगर मैं आपको इनिशियली बता दूं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों में। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल नंबर का डिफरेंस है। जहां वहां पे 74 है वहां पे उनके लिए वो अलग आर्टिकल है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। देखिए अगर हम इस वर्ड को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें यानी इसको तोड़ें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब इसको हम अगर इसको तोड़ें इस शब्द को, ठीक है, हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए काउंसिल मीन्स समूह, ठीक है, और मिनिस्टर को आपको पता ही है मंत्री, प्लूरल है तो मंत्रियों। अब समूह किसका? मंत्रियों का। तो हम मंत्रियों के समूह के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि समूह जो है मंत्रियों का, उसके बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है। देखिए अगर आपको इंडियन डेमोक्रेसी जो है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, अगर उसको समझना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसको समझना। क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट काम करती है वो सारी किसके बिहाफ पे करती है, वो करती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बिहाफ पे। ठीक है, जो भी एक्ट बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उसके बाद एक्ट उस पर बनाते हैं। क्लियर? पास करते हैं उसको। तो इसलिए ये जो है चैप्टर टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए कोई वो नहीं है, बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता है, दैट्स इट। अदरवाइज ये चैप्टर इतना ज़्यादा वो नहीं है। प्रेसिडेंट था आपका, पीएम और सीएम कुछ हद तक छोटे लेवल पे पूछ लेते थे, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर इंपॉर्टेंट था इसमें से, वो हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी के ऊपर। ठीक है, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो आर्टिकल्स बेसिकली डील करते हैं मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, एज आपका जो स्टेट लेवल है वो भी और यूनियन लेवल है उस पर भी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा आर्टिकल की लैंग्वेज क्या है, वो बोलता क्या है। उसके बाद में उस आर्टिकल को मैं यहाँ आपको बोर्ड पे समझाता चलूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आ गया है आर्टिकल नंबर 74। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मैंने जब आपको प्रेसिडेंट करवाया था, ठीक है, मैं एक बार आपको स्टार्टिंग पे लेके चल रहा हूँ जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, पार्ट 5 को। देखिए पार्ट 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए द यूनियन, और इसमें चैप्टर 1 किसका है, द एग्जीक्यूटिव। फिर हमने पढ़ा था द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पढ़ा था ना, अलग अलग लेक्चर लिया मैंने आपके लिए। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे जो है आर्टिकल्स शो किए थे जब प्रेजेंट किया था। क्लियर? कुछ आर्टिकल्स को मैंने रीड आउट भी किया था आपके लिए। ओके, उसके बाद 63 से जो है हमारा 62 आ गया, 63 यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है। तो देखिए 52 से लेके और 62 तक आपका क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट। तो अब आपको यहाँ पे एक जो स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं जिसको स्मार्ट गेस्ट, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लगाएंगे तो अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आता है तो 52 से 62 के आर्टिकल के बीच में होना चाहिए वो। ठीक है, हालांकि बाहर भी उसके प्रोविजंस हैं लेकिन वो आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। ठीक है, अब देखिए 63 से लेकर के और यहाँ पे 68, 69,
ये भी उसी के नीचे आ रहा है। देखिए 71 और 72, यहाँ पे नहीं, यहाँ तक देखिए 63 से लेकर के और 71 तक आपके किसके आर्टिकल हैं, वाइस प्रेसिडेंट के। उसके बाद 72 जो है अगेन ये किसका है, प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का क्या है, ये पार्डनिंग पावर। क्लियर, याद रखना वाइस प्रेसिडेंट को कोई पार्डनिंग पावर नहीं है, ठीक है, कभी आप ये भूल में मत रहना कि वाइस प्रेसिडेंट को भी पार्डनिंग पावर है, ठीक है। गवर्नर को मिली हुई है और किसको मिली है, प्रेसिडेंट को। गवर्नर को डेथ के कंटेक्स्ट में नहीं मिली है, ठीक है। कल वाला लेक्चर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, उसमें मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया था गवर्नर में। उसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब यहाँ पे यूनियन की बात होगी, ठीक है, इसमें अगेन क्या है, प्रेसिडेंट के ही कंटेक्स्ट में बात की गई है। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक आता है वो आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्रेसिडेंट देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट देख लिया, अब देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए आर्टिकल नंबर 74 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसकी हेडिंग क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लॉज 1 क्या बोलता है इसका, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। अब देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये बोल क्या रहा है। देखिए आर्टिकल नंबर, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ सेपरेशन, ताकि एक तरफ मैं स्टेट के काउंसिल मिनिस्टर डिस्कस करूँ और एक तरफ मैं आपका यूनियन का। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और यहाँ पे जब मैं डिस्कस करूँगा तो वो कौन सा होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए यूनियन लेवल पे आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1, ठीक है, क्या कह रहा है, यहां पे बोला गया है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। देखिए क्या बोल रहा है ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, कौन हेड करेगा उसको, हेडेड बाय पीएम। ये आपका क्लॉज 1 बोल रहा है। कहने का मतलब ये है, अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनमें फर्क क्या है। चलो वो अभी आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ, ताकि आप जो नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो आपको वो वहाँ पे जो है मेरे को बताना पड़ेगा, तो मैं वहीं पे अभी आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक क्या है, पाई है, ठीक है, जैसे मान लो पिज़्ज़ा हो गया या केक हो गया, ठीक है, उसमें से मान लो हम क्या करते हैं, ऐसे उसको पीसीस में कट कर देते हैं ना, ऐसे, या और छोटा करना तो ये लो ऐसे, तो ये क्या हो गया इसके 1 पीस, जैसे फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, ठीक है, ये 8 पीस बना दिया हमने, ठीक है, एक केक को कट करके। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझ आए। देखिए मान लीजिए ये एक क्या है, पाई है, 10th तक पढ़ा होगा ना आपने पाई चार्ट वगैरह, तो भाई मान लो एक क्या है, पाई है। अब उसके अंदर से ये जो पूरा सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं, मैं बोलता हूँ इसको एमपी, जितने भी हमारे एमपीज हैं, ठीक है, 545 किसके, लोकसभा के, प्लस में 250 किसके, राज्यसभा के, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये पूरा सर्कल क्या हो गया, एमपी को दिखा रहा है, जो कि पार्लियामेंट में वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे मैं सारी वो बात कर रहा हूँ जो वैकेंसी ना हो जिसमें, ठीक है, 545 सीटें सारी लोकसभा की भरी हुई हो और 250 सीटें राज्यसभा की भरी हुई हो। क्लियर। अब देखिए 545 लोकसभा के और 250, ये पूरा एक सर्कल बनाता है पार्लियामेंट के अंदर। अब इसके अंदर कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे जो है मिनिस्टर बनेंगे, नहीं, तो इसके अंदर से मान लीजिए ये है, मैं कहता हूं कि ये जो पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग कर देता हूं डिफरेंशिएट के लिए, ये जो पार्ट है मैंने जो लाइनिंग किया है, अब यहां पे जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये जो पाई का हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि सारे एमपी जो है वो मिनिस्टर नहीं होंगे, उनमें से कुछ हिस्सा जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद यहां पे देखिए, अब ये जो पाई चार्ट बनाया है इसके अंदर से भी एक, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए आपको, जो मैं रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो छोटा सा पार्ट है मैं रेड कलर यहां कर रहा हूं, विजिबल है ना आपको, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पाई का हिस्सा और बना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है, इनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स।
क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके अंदर 3 तरीके के आपके मिनिस्टर इंक्लूड हो जाते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर नंबर 1 पे, कैबिनेट मिनिस्टर जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे आपके कौन आते हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। थर्ड नंबर पे आपका कौन आता है, वो आता है, जस्ट सेकंड, वो आता है डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद एक कैटेगरी और आती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, बट वो जो है अभी कोई उनको अपॉइंट नहीं करता है, तो इसलिए वो मान के चलिए डिफेक्ट है 1967 से, उसको किसी ने यूज नहीं किया है। तो अभी 3 ये कैटेगरीज आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कौन कौन, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। अब बात आती है यहाँ पे, हालांकि पॉइंट मुझे लेटर ऑन डिस्कस करना था, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे बात आई है काउंसिल मिनिस्टर की, तो मेरे को लगा कि यहीं पे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो है आगे बार बार जब मैं आपको बोल लूँ तो आपके माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो हेडेड बाय PM होगा, यानी कि जो ये पूरा ब्लैक पाई जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला, ये क्या है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसका हेड कौन होगा, PM होगा। ये आपका कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1, यहाँ पे ये बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हालांकि लेटर ऑन मैं बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये कौन होते हैं बेसिकली, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर एक छोटी बॉडी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 से 20 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिनके पास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल होम मिनिस्ट्री होगी हमारी, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी, विदेश मंत्रालय जिसको बोलते हैं। डिफेंस को बोलते हैं हम क्या, रक्षा मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलते हैं हम विदेश मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को गृह मंत्रालय, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, एंड सो ऑन। ऐसे करके जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो जो मिनिस्टर इनको रन करता है, जो इनका हेड होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन सबको मिला करके बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये क्या करते हैं, ये जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, पॉलिसीज बनती है, तो PM इनके साथ मीटिंग करता है, ना कि पूरे MPs के साथ बैठ के, नहीं, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ भी नहीं बैठते हैं PM। ठीक है, PM बस ये जो 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं इनकी मीटिंग बुलाते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, कैबिनेट मीटिंग। कभी आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कैबिनेट मीटिंग में ये प्रपोजल पास हो गया, कैबिनेट मीटिंग में जो DA है वो पास हो गया, कैबिनेट मीटिंग में जो है सैलरी के ऊपर प्रस्ताव रखा जाएगा उसको पास कर दिया गया, कैबिनेट मीटिंग में जो है टैक्स के बारे में चर्चा हुई। ये सारा क्या होता है, आप जब भी अभी दोबारा ये वर्ड सुने कैबिनेट मीटिंग, तो आप समझ लेना PM ने इन जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज को हैंडल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जैसे आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होगी, ये सारे जो मिनिस्ट्रीज है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होगी, ये सारे क्या है आपकी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर है इतना। उसके बाद बात आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए जो आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात, तो ये आपका इनके नीचे आते हैं। अब देखिए इन तीनों में फर्क क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। फर्क होता है रैंकिंग में, और जो आपके पर्क्स होते हैं, इमोलमेंट्स, ठीक है, उसमें सैलरी, उनके अंदर फर्क होता है। देखिए अब मान लीजिए क्लास के अंदर कोई बच्चा है, फर्स्ट आ रहा है, एक सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो अब जो है तो तीनों बच्चे ही एक ही क्लास के, लेकिन जो फर्स्ट आया उसकी रैंक में फर्क है ना, बाकी 2 बच्चे उससे कम नीचे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही जो है इन तीनों जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, इनमें भी क्या होता है, रैंकिंग में फर्क होता है इनकी। दूसरा इनकी पर्क्स जो होते हैं उनमें भी वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। क्लियर, तो ये फर्क है। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है या तो इनके नीचे काम करेंगे, ठीक है, मान लो लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके अंदर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिस्टर अभी की बात कर रहा हूं मैं, मिस्टर अनुराग ठाकुर, ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं आज की प्रेजेंट की 29 जून की, ठीक है, आगे फ्यूचर में चेंज हो जाए तो वो आप देख लेना उस टाइम कौन रहेगा। तो मिस्टर अनुराग ठाकुर जो है हिमाचल से, वो अभी क्या है,
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमन जी के नीचे। अब निर्मला सीतारमन जी जो है उनके नीचे क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आपके 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऐसे करके 2 और है, ठीक है। तो ये जो है 5 डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिपार्टमेंट में से या तो हो सकता जो अनुराग ठाकुर जी हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनमें से या तो किसी एक डिपार्टमेंट को वो उनको दे दे जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ताकि उनका काम हल्का हो जाए, या फिर वो 5 डिपार्टमेंट में से 5 के 5 उनको दे दे कि भाई आप जो है इन सबको देखो और इसकी रिपोर्टिंग जो है मुझे करते रहना, या फिर इनमें से कोई 2, ये डिपेंड करता है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके ऊपर, क्लियर। या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को आप इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हो किसी मिनिस्ट्री का, इंडिपेंडेंट चार्ज। जैसे जनरल वीके सिंह 2019 वाले जो इलेक्शन में थे उससे पहले उनको क्या दे रखा था, जो नॉर्थ ईस्ट का जो उस साइड का जो डिपार्टमेंट था वो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा था, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं था, हालांकि वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, ठीक है, लेकिन थे क्या, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो ये क्या हो गया, सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी। फर्स्ट क्या थी, कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मान लो जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखना आपको, जब तक नहीं करते हैं जब तक कि उनको इनवाइट ना किया जाए पीएम के द्वारा, क्लियर, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको इनवाइट ना करे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में तो ये जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे कैबिनेट मीटिंग में, जो मैंने आपको ये बताई थी, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2019 में, ठीक है, गलवान अभी जैसे 2020 में गलवान वैली अटैक हुआ था और उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस टाइम जो मीटिंग हुई थी तो 5-6 मिनिस्टर इंपॉर्टेंट जो थे हमारे वो उस टाइम बैठे हुए थे, जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, ठीक है, और आपके अरुण जेटली जी थे, ठीक है। तो उनसे के साथ मिलके क्या करते हैं, वो पीएम जो है उनसे सलाह लेते हैं, उनके साथ सारे डिस्कशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मीटिंग। तो ये आपको याद रखना है, कैबिनेट मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को रन करते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और एक छोटी बॉडी होती है, ठीक है। ये आप इस चार्ट को याद रख लेना। बड़े सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सारा एमपीज है, उस एमपीज के अंदर से कुछ मिनिस्टर बनेंगे, तो ये हो गया क्या, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो रेड वाला छोटा हिस्सा है वो क्या हो गया, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है। जो ये बाकी वाला हिस्सा है इनको हो सकता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। और लास्ट में एक थर्ड कैटेगरी आती है, वो है आपकी क्या था यहाँ पे, हाँ, डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर जो है, ये जो है इनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी जाती, ना इनको कोई डिपार्टमेंट, ये जस्ट असिस्ट करते हैं या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को और या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को, जस्ट असिस्ट करते हैं और कुछ नहीं। ओहो, आज तो वायर बार बार पैरों के नीचे आ रही है, आवाज आ रही है ना आपको, चलिए। तो उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर जो है, अब ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते, ना इनको कोई मिनिस्ट्री होती है। तो अब सिंपल सी बात है, तो क्या अगर कैबिनेट की मीटिंग होगी इनको बुलाया जाएगा, नो, ठीक है, इनको इनवाइट भी नहीं करते हैं, इनवाइट इनको कर सकते हैं बट इनको नहीं करते हैं, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे ये हालांकि मुझे थोड़ा बाद में बताना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बता रहा हूँ, तो अब क्या होगा, जो आगे मैं आपको आर्टिकल्स के साथ डिस्कस करूंगा वो आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बोलता जाऊंगा और आपको सिर्फ सुनना है आराम से, और ये आप बस ध्यान रख लेना, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। और आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये आपका जो लेक्चर है ये आपको बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं जब नेक्स्ट अब टॉपिक करूँ तो उसमें समझ में आ जाए। चलिए, अभी तो हमने क्या डिस्कस किया है, आर्टिकल नंबर 74। चलिए मैं दोबारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे लेके चलता हूँ, आपको ये आ गया आपके सामने। चलिए देखिए, क्लॉज 1 हमने कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होगा और उसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, और प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। ये आपको क्लॉज 1 के ऊपर ब्रैकेट में 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको अब नीचे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्लियर है। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं एक बार यहाँ पे बोर्ड पे लेके आता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए विजिबल है, क्योंकि मेरे को लगा कैमरा कहीं बीच में ना फोकस वो कर रहा था चेंज। चलिए मेरे को तो लग रहा है विजिबल है आपको, ठीक है। तो अब देखिए 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी लेके आई थी,
कब? 1976 में। अब देखिए ये जो है, मैंने आपको एक लेक्चर बताया था, इस एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इतना ज़्यादा चेंज कर दिया था कि जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने बोला कि जो राष्ट्रपति है उनके पास ये पावर है कि वो जो है बिल पे साइन करे या ना करे, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। अब जरूरी नहीं को जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो जो बिल भेजे वो उन पे सब पे साइन करे, नहीं। ये जो बोला था कि इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया और इंदिरा गांधी जी ने बोला कि अब से ये हमने अमेंड किया है और अब से प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस जो हम देंगे वो सारी माननी पड़ेगी। क्लियर? ये अब कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी क्या बन गई? बाइंडिंग ड्यूटी होगी। तो यहाँ से जो पहले एक डिबेट होती थी कि क्या राष्ट्रपति को इस पे साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 1976 से पहले, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी लगने से पहले की बात है। तो वहाँ पे ये डेली हर बार ये होता था, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट जो वो अट जाते थे, कोई नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने इस पर सील लगा दी, ठीक है, कि अब से करना होगा आपको। तो यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे पढ़ने से फायदा क्या होगा? आपको चीज़ें, एक तो जो लैंग्वेज है वो समझ में आएगी, दूसरा आपको जो कहते हैं ना कि बुक में जब आप पढ़ते हैं ये प्रोविजन इस अमेंडमेंट से आपको ऐसे याद नहीं होगा। आप जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्लॉज पे। सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट, उससे पहले देखिए यहाँ पे मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। Provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall, in accordance with the advice tender such reconsideration. अब देखिए यहाँ पे 4 लिखा, 4 में क्या लिखा है? Inserted by the Constitution 44th Amendment. अब यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि ये क्या हुआ था यहाँ पे। देखिए इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी क्यों लिखाई थी? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगानी थी, ठीक है। तो इमरजेंसी लगाने के लिए उन्होंने ये बोला कि अब से अगर मान लीजिए मैं अगर बोल रही हूँ, ठीक है, या जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ जो स्टेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो एडवाइस कर रहा है इमरजेंसी लगाने के लिए तो प्रेसिडेंट को मानना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन 44th अमेंडमेंट में, यानी कि जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, ठीक है, यहाँ पे 1978 की बात है, उन्होंने बोला देखो ये अगर ऐसे करते हैं कि प्रेसिडेंट को मानना ही मानना होगा तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट हर चीज को माने, लेकिन वो अगर उनको लगे कि यहाँ पे कुछ कमी है, उनको ऐसा डाउट है, तो वो क्या करेंगे? रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेजेंगे। कहाँ पे? हाउस में, पार्लियामेंट में, जहां से वो बिल आया है। राज्यसभा से है तो राज्यसभा को, लोकसभा में तो लोकसभा से, ठीक है। वहां पे उसको वापस भेजेंगे। उसके बाद वहां पे अगर हाउस ने दोबारा से उसको पास कर दिया और दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया वापस, तो अब प्रेसिडेंट को मानना होगा। यहां पे 44th अमेंडमेंट में ये चेंज हुआ था, क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि 44th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि ऐसा नहीं कि रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, भेजोगे, लेकिन अगर हाउस ने दोबारा ये बोल दिया कि हम इसको दोबारा उन्हीं मतों से या थोड़े हायर मेजोरिटी से इसको पास कर रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर मान लो कम मेजोरिटी से भी पास किया, पहले जैसे मान लो 100 लोगों ने वोटिंग की, अब 90 ने किए, लेकिन पास तो किया है ना, लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हायर मेजोरिटी से पास होगा तो ही, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये 2 प्रोविजन जो है यहाँ पे हुए। 42nd में तो क्या बोला? ब्लैंकेट ही बोल दिया कि नहीं, हम जो बोलेंगे, ठीक है, वो आपको करना ही है। प्रेसिडेंट को ये बोला था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में बोला कि नहीं, ऐसे तो पावर का मिसयूज होगा। तो वहां पे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने क्या करा? उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा। अभी आएंगे इस पे स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी, उसमें अभी पहले एक बार ये आर्टिकल नंबर 74 इसको अच्छे से कर लेते हैं। चलिए दोबारा आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब देखिए सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है? द question whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court. चलिए एक बार इसको और समझा देता हूं ये क्या बोलना चाहता है। देखिए मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, प्लस में पीएम भी साथ में इनके, उन्होंने एडवाइस किया, कुछ भी एडवाइस दी होगी प्रेसिडेंट को, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, वो कर सकते हैं। अब जो ये एडवाइस है इसको आप चैलेंज नहीं करोगे, कहाँ? कोर्ट के अंदर। जैसे अभी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था, उस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी ये लगे कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अंडर आर्टिकल 32 या 226 में आपको पावर मिली है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर 32 का यूज कर रहे हैं आर्टिकल 32 को, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आप
अनुच्छेद 226 को यूज करते हैं, आर्टिकल 226, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, तो वहां पे वो जो है इंटरफेरेंस करके आपको राइट वापस दिलवाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसको आप चैलेंज नहीं करोगे, किसको, जो एडवाइस दी गई है। ऐसे नहीं आप बोलोगे कि भाई हमें पता होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या एडवाइस किया। अब मान लीजिए चाइना के साथ कोई इशू हो गया, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस कर रही है, ठीक है, उसमें अब सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, हमारी आर्मी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी हो सकती है, तो वो जो है उस एडवाइस को आप जो चैलेंज नहीं करोगे। ये आपका क्लॉज 2 बोलता है 74, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 74 क्लॉज 2, ये आपकी बात करता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमने जो इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम लेके चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे, जो है स्टेट के ऊपर। चलिए मैं नंबरिंग डालता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 68, देखिए ये आ गया। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये कहाँ गया। हाँ देखिए पार्ट 6 द स्टेट्स, क्लियर, और चैप्टर 1 जनरल, यानी उसमें डेफिनेशन बता रखी स्टेट क्या, क्लियर। अब इसमें देखिए चैप्टर 2 किसी डील करता है एग्जीक्यूटिव से, जो कि वहाँ पे चैप्टर 1 डील करता था। यहाँ पे पहले किसकी बात की जाती है, गवर्नर की। गवर्नर हमने कल ही किया है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे चलते चलिए गवर्नर कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा 153 से, और गवर्नर के आर्टिकल्स आपके 161, ठीक है। तो 161 तक जो है गवर्नर के आर्टिकल्स है, 153 से 161। तो इन केस अगर एग्जाम में ये आए, ठीक है, कि ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलर आर्टिकल ये किस में आपका कौन से क्या गवर्नर में आता है, तो आप ये देखिए क्या ये 153 से 161 के बीच में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हाँ ये गवर्नर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप क्या गेस वर्क कर सकते हो। अब देखिए हम बात करते थे किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। चलिए आर्टिकल 163 क्या कह रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। क्लॉज 1 देखिए, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइस। जैसे हमारे यहाँ पीएम होते हैं ना, स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई जो आर्टिकल 74 के अंदर क्लॉज 1 में बोली गई थी, क्लियर। इन एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शन, अब जो गवर्नर है अगर जो वो अपने फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे, एक्सेप्ट इन सो फॉर ही इज बाय अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज फंक्शन एंड एनी देन इज डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है, यहां मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 163 क्लॉज 1। अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, वो किसको एड एंड एडवाइस करेंगे, एड एंड एडवाइस किसको, गवर्नर को, ठीक है। अब यहां पे जो है एक चीज और बोली गई थी, वो ये कि गवर्नर जो है यहां पे अपने कई चीज़ों में जो है अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर का यूज़ कर सकता है। हालांकि प्रेजेंट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमेंड कर दिया गया था 42nd एंड 44th अमेंडमेंट में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट के, वो जो बोलेंगे गवर्नर को एज इट इज करना पड़ेगा, नहीं, गवर्नर अपने कुछ डिस्क्रिप्शनरी पावर है उनको यूज कर सकता है, ठीक है। हो सकता है वो माने या ना माने, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसको जो है आगे फर्दर जो है आप प्रेजेंट के पास भी लेके जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लॉज 2 क्या कहता है, if any question arises where any matter is or is not a matter of respect whether the governor is by under the constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final। अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा खड़ा होता है जहाँ पे whether any matter is or is not a matter as respect with the governor, चाहे तो गवर्नर से रिलेटेड है या गवर्नर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकता है, यानी कि जो उनके खुद की जो कहते हैं ना मन मर्जी, जो उनका मन में जो आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आएगा, लेकिन कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो जिसको हम यूज करते हैं ना, कि कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मन आया और उन्होंने कर दिया, नहीं, कुछ वैलिड रीजन हो तभी वो कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन दिस डिस्क्रिप्शन शैल बी फाइनल, तो जो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन होगी वो फाइनल होगी। And the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। यहाँ पे क्या ना क्या जाता है उसको समझते हैं भी, कई बार क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती जल्दी से। क्लॉज 2 था ना ये, जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल, हाँ क्लॉज 2 ही था। तो देखिए
163 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई मैटर गवर्नर के पास आता है, अब वो चाहे गवर्नर से रिलेटेड है या नहीं है, तो गवर्नर उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया, जब डिस्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे तो वो जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन फाइनल मानेगा जो कि गवर्नर लेंगे। अपने डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए जो डिसीजन करेंगे वो उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और इसको आप चैलेंज नहीं करोगे कहाँ पे, ये कह करके कि गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करके कैसे काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन केस अगर उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके फाइनल डिसीजन को लिया, उसको आप चैलेंज नहीं करोगे। ये आपका क्लॉज 2 बोलते हैं आर्टिकल 162 के तहत। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्लॉज की, क्लॉज 3, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू कोर्ट। वही जो 74 क्लॉज 2 में बोला गया था, अगर कोई भी एडवाइस दी जाती है, ठीक है, तो वो है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करोगे, कि हमें भी जो है पता होना चाहिए। चलिए मैं इसको दोबारा से उस पर लेके चलता हूँ अपने। चलिए तो अभी हमने जो आर्टिकल नंबर 163 था वो डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए 163 जो है वो सिमिलर वही बोलता है जो आपका आर्टिकल नंबर यहाँ पे हमने 74 को डिस्कस किया था। क्लियर? तो इसमें कोई भी अलग से समझाने की वो है नहीं, क्योंकि आर्टिकल जो 74 में समझाया वही एज इट इज स्टेट के लिए लागू होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब जो नेक्स्ट आर्टिकल 164 उस पर। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया 164। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो आर्टिकल नंबर 75 था उसमें भी यही था, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। तो यही सिमिलर यहाँ पे बोला गया है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, किसके लिए? स्टेट के लिए। इसमें क्लॉज 1 क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। वहां पे क्या था, द प्राइम मिनिस्टर विल शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ बोला गया है गवर्नर, बस इतना फर्क आपको याद रखना है। उसके बाद अदर मिनिस्टर्स, जो बाकी के मिनिस्टर्स होंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे, वो भी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट यहाँ पे एडवाइस कौन देगा? चीफ मिनिस्टर देगा, ठीक है। वहाँ पे कौन दे रहे थे? पीएम एडवाइस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नर प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट कर रहे थे। यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर हु मे इन एडिशन बी इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस और एनी अदर वर्क। ये अभी आपको मैं समझा देता हूँ ये बेसिकली क्या बोल रहा है। देखिए 164 जो आपका आर्टिकल नंबर 164 है वो बेसिकली क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो अगर मान लीजिए सीएम ने गवर्नर को ये सजेशन दे, ये व्यक्ति जो है आप अपॉइंट करिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग से बात लिखी गई है कि मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और एक है आपका ओडिशा। ये 4 राज्य ऐसे हैं। देखिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, ट्राइबल लोग कौन होते हैं? जो जंगलों के अंदर या फिर जंगलों से अपना सारा बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस तो नहीं, गलत कहना, वर्ड गलत हो जाएगा। जो अपना गुजारा जो जंगलों से चलाते हैं, ठीक है, वहाँ से उनकी लकड़ियाँ लेते हैं, अपना चूल्हा लकड़ियों से जलाते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल पीपल। राजस्थान में भी है लेकिन इतने नहीं है। तो ये जो 4 स्टेट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये इनमें ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी जो ये 4 स्टेट का गवर्नर होगा उसकी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो क्या कि वो एक मिनिस्टर को अलग से अपॉइंट वो जरूर करेगा। वो होगा क्या? ट्राइबल वेलफेयर को वो देखेगा, ट्राइबल वेलफेयर को। ट्राइबल मिनिस्टर भी बोल सकते हो, ट्राइबल वेलफेयर। अब ये मिनिस्टर जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल को देख रहा होगा, हो सकता है उसके एडिशनल में प्लस में एससी जो है हमारे शेड्यूल कास्ट या फिर ओबीसी जो है बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी वो देख रेख कर रहे होंगे। क्लियर? ये यहाँ पे ये मेंशन किया गया। आगे देखते हैं, अभी आगे नेक्स्ट क्या बता रखा है। देखिए उसके बाद 1A ये अगेन अमेंड करके डाला गया है। 2 पे देखेंगे, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट 2003, 2003 में 91st अमेंडमेंट करके डाला गया है 1A को। इसको भी करते क्या बोलते हैं, देखिए द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, सीएम को मिलाते हुए बाकी जितने भी आपके मिनिस्टर्स होंगे वो काउंसिल के अंदर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? 15% से ज़्यादा, जो अभी हमने पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो सिमिलर वही प्रोविजन है, यहाँ समझाने का मेरे ख्याल से कोई वो नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट लेस देन 12। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, ये क्या बोल रहा है। देखिए लेट्स से जैसे राजस्थान स्टेट है, उसके अंदर 200 की स्ट्रेंथ होती है, राजस्थान के अंदर 200 एमएलए की स्ट्रेंथ है। अब ये बोलता है 1A जो आर्टिकल है 164 के तहत, 164 1A, इसमें ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए 200 की स्ट्रेंथ है तो 15% से ज़्यादा की आपकी जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। मतलब आप मिनिस्टर तो बनाइए, लेकिन 200 को 15% जब निकालते हैं तो वो आता है आपका 30, तो आप 30 से ज़्यादा जो है वो मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। क्लियर। आप बनाओ लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास मिनिस्टर। यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि अगर किसी स्टेट के अंदर जिसमें ये जो है स्ट्रेंथ वो बहुत ही कम है, ठीक है, और उसके अंदर वो जो ये 15% जो हम निकालते हैं उसका वो 12 से कम जा रहा है, तो उसमें ये बोला गया है उस स्टेट के अंदर आपको कम से कम इंक्लूडिंग सीएम 12 तो मिनिस्टर होने ही चाहिए। ठीक है। फॉर लेट से एग्जांपल जैसे सिक्किम है, गोवा है, ये क्या है हमारे छोटे राज्य है, तो इनमें मान लीजिए किसी एक में क्या है 60 की ही स्ट्रेंथ है, सिर्फ 60 एमएलए की ही स्ट्रेंथ है। क्लियर। हाउस के अंदर अब इसका अगर मैं 15% निकालता हूं तो कितना हो जाता है 9। क्लियर है इतना। अब ये तो क्या हो गया, ये 12 से कम हो गया। यहां पे इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान ये बोलता है, तो यहां पे आप 12 रख सकते हो मिनिस्टर्स। ठीक है। इंक्लूडिंग सीएम, सीएम भी इंक्लूड होगा, सीएम के अलावा 11 मिनिस्टर प्लस में एक सीएम, तो 12, ये बोला गया। समझ में आ गया इतना यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए यही ये बारीकियां छोटी छोटी। नेक्स्ट बोल रखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वे द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स including the chief minister in the council of ministers in the state at the commencement of the constitution 91st amendment act 2003 exceed the said 15% or the number specified in the first provisions as the case may be, then the total number of ministers in that state shall be brought in conformity with the provision of this clause within 6 months from such date as the president may by public notification appoint। क्या कहता है देखिए, ये थोड़ा सा समझने की वाली बात है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा जनरली कहीं पे भी, इसलिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ा रहा हूँ। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बारीकी से अगर चीज़ों को पढ़ोगे ना, एग्जाम आपका, मैं तो क्या कह रहा हूँ, एग्जाम तो क्या आप जो लॉयर्स होते हैं ना, लॉ, आप उनकी बातें भी समझने लग जाओगे। अब यहाँ पे समझो इसको क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला गया, मान लीजिए अब राजस्थान का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 200 सीटें थी, हाउस की स्ट्रेंथ 200 थी, यहाँ पे 15% बनता है कितना, 15% इक्वल्स टू 30। भाई आप 30 जो है मिनिस्टर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुसार आप 30 जो है मिनिस्टर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए अशोक गहलोत जो सीएम है, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे 30 की बजाय 40 कर दिया, तो ये तो 15% को ब्रीच कर गया। ठीक है ना, उसको उससे ज़्यादा हो गया ना 40। तो अब यहाँ पे बोला गया है ऐसा अगर होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, और वो डेट डिसाइड करेंगे, यानी कि 6 मंथ्स आपके पास टाइम देंगे। वो डेट जो है नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएगी, वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है ये जो ब्रीच किया आपने 40, आप दोबारा से इसको 15% पे लेके आएंगे। क्लियर। यहाँ पे ये बोला गया 40 है, इसको दोबारा 30 पे लेके आओ। प्रेसिडेंट जो उसको नोटिफिकेशन के अंदर डिसाइड करेंगे कि कब तक आपको, लेकिन टाइम पीरियड याद रखना 6 महीने का टाइम मिलेगा आपको, बस 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से इसको 15% स्ट्रेंथ पे लेके आना है। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर नहीं मिलेगा देखने को, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको किसी बच्चे को नहीं समझ में, लैंग्वेज दोबारा देख लीजिए। ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फॉर आगे चल के हम दोबारा देखते हैं इसमें क्या, वे द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जहाँ पे टोटल मिनिस्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग द सीएम को मिला करके काउंसिल के अंदर, चाहे इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य के अंदर, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब से संविधान लागू हुआ तब से बात कर रहे हैं ये, और 91st अमेंडमेंट क्या है तब से लेकर, अगर वो एक्सीड करता है 15% की ब्रीच को, ठीक है, या नंबर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोविजंस, ये जो है फर्स्ट प्रोविजन में जो नंबर स्पेसिफाइड किया गया है उसको, ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन में नंबर स्पेसिफाइड क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गया 15%, ये लिखा था 15%, या फिर 12 लेस देन 12,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, या तो 12 या फिर 15%। अगर इसको यहाँ पे लिखा है अगर कोई एक्सीड करता है, एक्सीड द 15% और द नंबर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोविजंस एज द केस में बी, देन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे उस स्टेट के, शैल बी ब्रॉट इन कॉन्फर्मिटी। कॉन्फर्मिटी होता है कि उसके तर्क संगत में लेके आना, ठीक है। जितना बोलेगा उतना ही आपको करना है। विद द प्रोविजंस ऑफ दिस क्लॉज और विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम सच डेट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार लगाया, स्टार का मतलब क्या है, नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। सो ये हमारे काम की नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एज द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन अपॉइंट, जैसे प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेंगे कि कब तक आपको इसको करना है, लेकिन टाइम पीरियड जो है 6 महीने का देंगे, वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो जो अपने ब्रीच किया 15% को, उसको दोबारा 50% पे लेके आइए। 1B क्या कहता है, अब इसको देखते हैं। ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये वही बात कर रहा है डिसक्वालिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमने जब प्राइम मिनिस्टर, ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की थी, तो वहाँ पे मैंने आपको 10th शेड्यूल समझाया था, 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेके आई थी। तो वहाँ पे क्या था कि अगर यही स्टेट के अंदर भी कोई एमएलए ऐसे पाया जाता है कि इलेक्शन से जीता इस पार्टी से, बाद में स्विच करके दूसरी पार्टी में, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, डिफेक्टेड। वो डिसाइड क्यों करता है, हमारे स्पीकर्स होते हैं असेंबली के, वो अगर उन्होंने बोला कि हाँ ये डिफेक्शन के तहत डिफॉल्ट है, मतलब इनको दोषी पाया जाता है, तो वो क्या करेंगे, उसके तहत उनको आप क्या करेंगे, मान लो उनकी जो रिमेनिंग टाइम हो गए 5 साल में से मान लीजिए 1 साल उन्होंने जो स्पेंड कर दिया है असेंबली के अंदर, अब 1 साल तो उनके निकल गए, बच्चे कितने 4 साल, तो अभी वो 4 साल तक ना तो वो दोबारा मिनिस्टर बन सकते हैं और ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो बैन रहेंगे उनके ऊपर, ठीक है। ये जो है प्रोविजंस के अंदर बात की गई है। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं अभी हम, 1B हो गया है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है 164 का, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, वही सेम बात है जो कि पार्लियामेंट के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। उसमें क्या बोला था मैंने आपको कि सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं इंडिविजुअली कोई डिसीजन होगा तो इंडिविजुअल मिनिस्टर, नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगी। थर्ड क्लॉज क्या कहता है, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, तो जो गवर्नर है उसको क्या करेगा, ओथ दिलवाएगा। और ओथ कौन सी, 2 तरीके की ओथ होती है, ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ ऑफिस हो गया एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, 2 ओथ दिलवाएगा। सीक्रेसी मैंने आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री करवाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया। और ये ओथ कहाँ देखने को मिलती है हमें, 3rd शेड्यूल में। और पेंशंस, पर्क, ये सारा कहाँ देखने को मिलता है, सैलरी वगैरह 2nd शेड्यूल में। ये हालांकि मैं करवा चुका हूँ, अगर किसी बच्चे ने वो अच्छे से पूरा समझना है तो उसको शायद 3रा या 4था लेक्चर था, आप देख लेना उसको आराम से। 4th क्लॉज क्या कहता है, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, यानी कि वही जो रिपीट हो गया यहाँ पे जो हमने सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर में थे, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अगर बिना मेंबरशिप के अगर वो मिनिस्टर बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको हाउस का मेंबर बनना होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री को खो देगा। 5th क्लॉज क्या कहता है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कौन करता है, डिसाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है। अब एक यहाँ पे देखते हैं कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये भी क्या है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत ही आता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट किसके नाम पे होता है, वो एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, क्लियर। जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, वो क्या कर रही थी, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ले रही थी। सिमिलरली यहाँ पे किसके नाम पे कर रहे हैं, गवर्नर के नाम पे, ठीक है। पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी, गवर्नर को, लेकिन गवर्नर की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके कौन यूज कर रहा है, सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये मैं अभी आपको बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि रिपीटेड है आपका, ठीक है। ऑर्डर्स, सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है इसका, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स टू बी मेड बाय द गवर्नर। अब ये कैसे यूज करोगे, वो गवर्नर जो है रूल बना करके उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद थर्ड सब क्लॉज क्या कहता है, नॉट सब क्लॉज, क्लॉज, द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। गवर्नर जो है और रूल भी बना सकते हैं ताकि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो और इजीली हो सके। उसके बाद 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, वहां पे क्या था 78 था, यहाँ पे 167 है। अब यहाँ पे क्या बोला, इट शैल बी द ड्यूटी, यानी कि चीफ मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देंगे ही देंगे क्या, सबसे पहले टू कम्युनिकेट द गवर्नर, के गवर्नर को
कम्युनिकेट करेंगे। क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे? ऑल डिसीजंस, सभी वो निर्णय जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है, किससे रिलेटेड? स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन, यदि आप कोई कानून बना रहे हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो सारा आप क्या करेंगे? आप गवर्नर को बताएंगे। बी क्या बोल रहा है यहाँ पे? बी कह रहा है अगर मान लीजिए गवर्नर में कॉल फॉर, क्या गवर्नर भी खुद अपनी तरफ से कोई भी जो डिसीजन है उसके बारे में पूछ सकता है कि आपने कैसे किया इसको, ठीक है। टू, और इसको कौन देगा? आपके सीएम। यहाँ पे लिखा है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो ये याद रखना ये सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नर ने कुछ भी बोला तो वो उसके लिए मना नहीं करेंगे, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा हर डिसीजन को। सी क्या कह रहा है? इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर एंड ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर। यही रिपीट हो रहा है जो हमने 78 के अंदर पढ़ा था कि अगर मान लीजिए स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके अंदर से किसी एक मिनिस्टर ने मान लो किसी चीज़ पे डिसीजन किया कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ करवाना है, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी तक उस चीज़ पे गौर ही नहीं किया, तो गवर्नर जो है सीएम को बोल सकते हैं देखिए आपके मिनिस्टर ने इस चीज़ के ऊपर कोई बिल बना रखा है, कुछ भी कर रखा है, आपके काउंसिल मिनिस्टर ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी जो है आप इसके ऊपर डिसीजन कीजिए ताकि जो मिनिस्टर है वो भी आपका सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे ये बात की है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट और सेंटर दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आर्टिकल के साथ ताकि आपको पता चल जाए हमने क्या क्या पढ़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेंटर के केस में, यूनियन के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बता रहा था, टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री बताया था आपको, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये 3 मिनिस्ट्री जो बताए थे आपको। सिमिलरली वो यहाँ पे स्टेट पे भी लागू होंगे, ठीक है, लेकिन फंक्शन वही रहेंगे जो यहाँ पे इनका बताया था कि जो कैबिनेट है वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट स्टेट की मिनिस्ट्री देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री यूनियन लेवल पे थे, यहाँ पे स्टेट की भी तो होगी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो स्टेट का फाइनेंस देखते होंगे, तो उसका जो मिनिस्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। लेकिन कैबिनेट किचन जो है स्टेट लेवल पे वो यूज नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम यूनियन यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने आर्टिकल नंबर 74 पढ़ा था, उसके अंदर कुछ क्लॉजेस थे, ठीक है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे करके। यहाँ पे फिर हमने उसी का सेम यहाँ पे हमने पढ़ा था आर्टिकल 163, जो आर्टिकल 74 के अंदर 74 में बोला गया वही सेम आर्टिकल 163 में किसके लिए बोला गया? स्टेट के लिए। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली जो चीज़ आर्टिकल 75 में बोली गई है वही चीज़ आर्टिकल नंबर 164 में बोली गई है। क्लियर है? उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 77 में बोली गई है वही चीज़ें आर्टिकल नंबर 166 में बोली गई है। जो चीज़ें आर्टिकल नंबर 78 में बोली गई है वही चीज़ें आर्टिकल नंबर, यहाँ पे 78 है ना, हाँ, 167 में बोली गई है। किसके लिए? ये सारे स्टेट के लिए बोली गई है। तो आपको ये याद रखना है, बस कंपैरेटिव ऐसे कर लो, 74 किसके इक्वल माना जाएगा? 63 के इक्वल, 75 64 के, 164, ठीक है, 77 आर्टिकल 165 के, नॉट 5 60 के अलावा, और 78 आर्टिकल नंबर 167। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। तो जिससे क्या होगा, जब आपको मान लो एग्जाम में ये आर्टिकल्स आएंगे तो आपको आर्टिकल्स रटने नहीं है, समझ के करो, समझ के करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस था, ठीक है, ये अभी किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो है हमारा यहाँ पे एक चीज़ और बचती है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, वो है आपका एडवोकेट जनरल स्टेट में और इसमें अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज पार्लियामेंट। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम करेंगे CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। यहाँ से हमारा जो है CAG के बाद यूनियन जो है लेवल पे सारा फिनिश हो जाएगा। एक रहेगा जुडिशरी, ठीक है, चैप्टर 5 जो है जुडिशरी वो रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट्स को पढ़ेंगे, तो आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है आगे फर्दर मूव करेंगे किस पे? पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हमारा पार्ट 5 और पार्ट 6 के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था,
अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव वो हो जाता है कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अच्छे से बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहे, हंसते रहे और लेक्चर्स को रिवाइज करते रहे। रिवीजन आप जितना करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, टिल देन हैप्पी लर्निंग।